नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल गुरुकुल ज्ञान में। दोस्तों, आज ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की 3rd क्लास है। तो मैं आप लोगों को पिछली क्लास में एक्टों के बारे में बता चुका हूँ। तो आगे बात करेंगे हम 1833 के चार्टर एक्ट की। 1833 के चार्टर एक्ट थी। जो 1833 का चार्टर एक्ट जो आया, उसमें क्या क्या था? तो 1833 के चार्टर एक्ट में बताया गया, इसमें बताया गया कि बंगाल के गवर्नर जनरल को, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, बंगाल के गवर्नर जनरल को, जो बंगाल का गवर्नर जनरल जो था, उसको जो है भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। समझ में आई? 1833 के एक्ट में जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, यानी जो बनाया था भारत का गवर्नर जनरल, वो पहला कौन था? तो भारत का पहला गवर्नर जनरल जो था, उसका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ये जो है भारत का पहला गवर्नर जनरल बना। क्लियर है यहाँ तक? बात करें आगे की, तो इस एक्ट में देश की जो शासन प्रणाली थी, इस एक्ट में जो देश की शासन प्रणाली जो थी, शासन प्रणाली, उसका केंद्रीकरण कर दिया गया। शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया, कर दिया। क्लियर है? बंगाल की गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। देश की जो शासन प्रणाली जो थी, उसका केंद्रीकरण कर दिया गया। क्लियर है? वही बात करें और, तो इसमें जो दास प्रथा थी, दास जो प्रथा थी, उसको विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया। इस एक्ट में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया। विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया, घोषित कर दिया। क्लियर है? जो दास प्रथा थी, उसको विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया। लेकिन ये दास प्रथा पूरी तरह से कब खत्म हुई थी? दास प्रथा पूरी तरह से सन 1843 में। ये सन 1843 में लॉर्ड एलन मरो के समय, लॉर्ड एलन मरो के समय दास प्रथा थी। इसको 1833 के चार्टर एक्ट में तो विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया, लेकिन दास प्रथा को 1843 में लॉर्ड एलन मरो के समय जो है पूर्ण रूप से ख़त्म कर दिया गया। पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया। क्लियर है यहाँ तक? पूर्ण रूप से जो उसको समाप्त कर दिया गया। वहीं बात करें 1853 के एक्ट की। अच्छा, इसमें एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता देता हूँ। 1833 में ही एक चीज़ और है इम्पोर्टेंट, जो है, जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कि इसमें सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का, सिविल सेवकों की जो सेवा थी, सिविल सेवकों के चयन के लिए, सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन, खुली प्रतियोगिता का आयोजन सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया गया। शुरू करने का प्रयास किया गया। दोस्तों, मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि इसमें जो 1833 के चार्टर एक्ट में केवल अभी यहाँ सिविल सेवा की जो सेवकों के चयन की खुली प्रतियोगिता है, उसको शुरू करने के लिए केवल यहाँ प्रयास किया गया है, शुरू नहीं हुई है।
केवल यहाँ प्रयास किया गया है। क्लियर है। अब शुरू कब होगी वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो 1833 के एक्ट में मैं आपको एक बार दोहरा देता हूँ। 1833 के चार्टर एक्ट में बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। वहीं भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया तथा दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया। दास प्रथा पूर्ण रूप से लॉर्ड एलन मरो के समय में यानी 1843 में पूर्ण रूप से समाप्त कर दी गई। वहीं सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास 1833 के एक्ट में किया गया। क्लियर है। अब बात करते हैं 1833 के बाद में 1853 के एक्ट की। 1853 का एक्ट, 1853 के एक्ट की बात करते हैं कि 1853 के एक्ट में क्या हुआ। तो विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। विधायिका के जो कार्य थे उनको अलग कर दिया गया और कार्यपालिका के जो कार्य थे इन दोनों के कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। विधायिका और कार्यपालिका, विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। अच्छा, ये विधायिका में कौन कौन आता है, कार्यपालिका में कौन कौन आता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे की क्लासों में डिटेल से बताऊंगा। बात समझ में आ रही है। तो विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों को अलग अलग कर दिया। वहीं बात करें कि 1853 के एक्ट में सिविल सेवा भारतीयों के लिए खोल दी गई। जी हाँ, यहाँ पर सिविल सेवा के लिए जो प्रयास किया गया था खुली प्रतियोगिता के लिए, वहीं 1853 में क्या हुआ, ये मेहनत रंग लाई और सिविल सेवा जो है भारतीयों के लिए खोल दी गई। सिविल सेवा भारतीयों के लिए खोल दी गई। क्लियर है। अब भारतीयों के लिए खोल दी गई, सिविल सेवा भारतीयों के लिए खोल दी गई। 1853 में ये हुआ था। 1854 की बात करें थोड़ा सा, 1854 में कुछ काम हुआ था। तो 1854 में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में, 1854 में जो भारतीय सिविल सेवा के संबंध में, भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मैकाले समिति की नियुक्ति हुई। सिविल सेवा के संबंध में मैकाले समिति की नियुक्ति हुई। 1854 में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मैकाले समिति की नियुक्ति हुई। वहीं बात करते हैं 1853 के बाद में अब आता है 1857 की क्रांति। जी हाँ, 1857। तो 1857 में सब लोगों ने पढ़ा है कि 1857 की क्रांति हुई थी। 1857 में क्या हुआ था, क्रांति हुई थी। तो मैं आप लोगों को एक वीडियो में अलग से 1857 की पूरी क्रांति के बारे में पढ़ाऊँगा। 1857 में क्रांति हुई थी, ठीक है। वहीं बात करें 1858 की, 1858 के एक्ट की, 1858 के एक्ट में, 1858 के एक्ट में क्या क्या हुआ था। तो 1858 के एक्ट में कंपनी के शासन को समाप्त करके जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, अभी तक किसका शासन चल रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी का। बात समझ में आ रही है। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चल रहा था। तो कंपनी के शासन को समाप्त करके, जी हाँ, कंपनी के शासन को समाप्त करके ब्रिटिश क्राउन के शासन की शुरुआत हुई। ब्रिटिश क्राउन के शासन की शुरुआत हुई। अभी तक कंपनी का शासन चल रहा था, उस कंपनी के शासन को समाप्त करके ब्रिटिश क्राउन के शासन की शुरुआत हुई। इसमें भारत के राज्य सचिव का भी पद बनाया गया था। इसमें जो है भारत के
राज्य सचिव का पद बनाया गया। जी हाँ, प्रश्न बनता है कि भारत के राज्य सचिव का पद किस एक्ट के अंतर्गत बनाया गया था। तो 1858 के एक्ट के तहत भारत के राज्य सचिव का पद बनाया गया। क्लियर है यहाँ तक। बात करें आगे तो गवर्नर के लिए वायसराय शब्द का प्रयोग किया जाने लगा था, क्योंकि जो कंपनी का जो शासन चल रहा था उसमें जो है क्या था, गवर्नर कहा जाता था। तो गवर्नर के जो है स्थान पर वायसराय शब्द का प्रयोग किया गया। गवर्नर के लिए, जो गवर्नर हुआ करते थे, गवर्नर के लिए वायसराय शब्द का प्रयोग किया गया। क्लियर है। किसका शब्द, वायसराय, गवर्नर के स्थान पर जो वायसराय शब्द का प्रयोग किया गया। वहीं बात करें तो इस एक्ट को 1800 यानी जो 1858 की जो एक्ट जो थी उसको भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया। 1858 के एक्ट को भारत का क्या कहा गया, मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा कहा गया। प्रश्न बनता है कि किस एक्ट को भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया। तो 1858 के एक्ट को भारत का जो है मैग्ना कार्टा कहा गया। क्लियर है यहाँ तक। आगे बात करते हैं 1858 के बाद में 1861 के एक्ट की। तो 1861 का एक्ट, 1861 के एक्ट में क्या हुआ। तो 1861 के एक्ट में मंत्रिमंडल प्रणाली की शुरुआत की गई। किसकी, मंत्रिमंडल प्रणाली की शुरुआत की गई। मंत्रिमंडल प्रणाली की शुरुआत कब की गई, 1861 में। क्लियर है यहाँ तक। बात करें 1861 के बाद में, जी हाँ 1861 के बाद में बात करें तो बात आती है 1873। 1873 में ईस्ट इंडिया कंपनी को, 1873 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया, अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी का मैंने बताया था आप लोगों को, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चल रहा था 1858 से पहले तक। 1858 में किसका आ गया, ब्रिटिश क्राउन का। तो 1873 में एक नियम बनाया गया। उस नियम क्या था, 1873 में ईस्ट इंडिया कंपनी को कभी भी, ईस्ट इंडिया कंपनी को कभी भी भंग करने का प्रावधान बनाया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को कभी भी भंग करने का प्रावधान बनाया गया। यानी कि 1873 में एक नियम बनाया गया जिसमें बताया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कभी भी भंग किया जा सकता है। क्लियर है अब तक। वहीं बात करें 1884 की, तो 1884 में ईस्ट इंडिया कंपनी को 1884 में, यानी कि 1 जनवरी, कब, 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, मैंने बताया था 1873 में प्रावधान बनाया गया। वहीं 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह से जो है भंग कर दिया गया। क्लियर है यहाँ तक। अब बात करें 1876 में, तो 1876 में, जी हाँ 1800 सन आप लोगों को याद रखनी है। 1876 में, कब, 1876 में 28 अप्रैल 1876 को, जी हाँ डेट भी है इसमें, 28 अप्रैल आप लोगों को याद रखना है। 28 अप्रैल 1876 को, जी हाँ 28 अप्रैल 1876 को महारानी विक्टोरिया को, जो इंग्लैंड की महारानी जो थी, महारानी विक्टोरिया को भारत की यानी कि
साम्राज्ञी, भारत की साम्राज्ञी घोषित कर दिया गया, घोषित कर दिया गया। क्लियर है यहाँ पर। 28 अप्रैल 1876 को महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित कर दिया गया। इस समय भारत का गवर्नर लॉर्ड लिटिन था। इस समय भारत का गवर्नर कौन था? लॉर्ड लिटिन था, लॉर्ड लिटिन। वैसे गवर्नर को, या मैंने आपको बताया गवर्नर के लिए वायसराय, ये कौन था? ये वायसराय। इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड लिटिन था, क्योंकि बदल दिया गया था, ठीक है, नाम को बदल दिया गया था। वहीं बात करें 1892 के एक्ट की, तो 1892 के एक्ट में क्या बताया गया कि भारतीयों को बजट पर प्रश्न करने का अधिकार दिया गया। भारतीयों को अब तक बजट पर प्रश्न करने का जो है अधिकार नहीं था। अब इसमें जो है 1892 के एक्ट में, 1892 के एक्ट में क्या बताया गया? 1892 के एक्ट में बताया गया कि भारतीयों को बजट पर, जो बजट जो पेश होता था, बजट पर प्रश्न करने का अधिकार, बजट पर प्रश्न करने का अधिकार 1892 के एक्ट में दिया गया। जी हाँ, 1892 के एक्ट में भारतीयों को बजट पर प्रश्न करने का अधिकार दिया गया, ठीक है नहीं। वहीं बात करें कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए भी इसको जो है अधिकृत किया गया। और क्या गया इसमें? 1892 के एक्ट में कार्यपालिका के जो प्रश्न थे, कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने 1892 के एक्ट में, मुझे लग रहा है आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा था तब से, तो 1892 के एक्ट में भारतीयों को बजट पर प्रश्न करने का अधिकार दे दिया गया। 1892 के एक्ट में भारतीयों को बजट पर प्रश्न करने का, यानी जो बजट होता था उस पर प्रश्न करने का जो अधिकार दे दिया गया कि उस पर बजट पर जो प्रश्न कर सकते थे। वहीं कार्यपालिका के दूसरा क्या हुआ कि कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया। उत्तर देने के लिए अधिकृत मतलब अधिकार दे दिया गया। अधिकृत मतलब अधिकार दे दिया गया कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। क्लियर है? यहाँ तक बात कर रहे थे 1892 के एक्ट की। वहीं अगर 1892 के एक्ट से थोड़ा सा ऊपर चलते हैं तो अब बात आती है यहाँ पर कौन से एक्ट की? 1909 के एक्ट की। यहाँ कब? 1909 का भारत परिषद अधिनियम, 9 का भारत परिषद अधिनियम, 1909 का भारत परिषद अधिनियम। इसका दूसरा नाम भी है, जी हाँ, 1909 का भारत परिषद अधिनियम, इसका दूसरा नाम भी है। उसको दूसरा नाम क्या कहते हैं? मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार, इसको कहते हैं मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। अब मार्ले मिंटो सुधार कैसे कहते हैं मैं आप लोगों को ये बताऊंगा। तो उस समय जब 1909 का एक्ट आया था तो उसमें भारत का जो सचिव था, उस समय जो भारत का सचिव था वो कौन था? 1909 का जो अधिनियम आया उसको मार्ले मिंटो सुधार कहा गया। क्यों कहा गया? मार्ले और मिंटो ये दो व्यक्ति थे, इनके नाम पर इसका जो है नाम रख दिया गया कि मार्ले मिंटो सुधार। तो भारत का जो सचिव था वो मार्ले था। मार्ले कौन था? भारत का सचिव था। वहीं बात करें मिंटो की तो भारत का ये वायसराय था। ये कौन था? भारत का वायसराय मिंटो।
भारत का सचिव यानी कि मार्ले जो है भारत का सचिव था, मिंटो भारत का वायसराय था। तो इन दोनों व्यक्तियों के नाम को जोड़ करके मार्ले मिंटो सुधार कर दिया गया। क्लियर है यहाँ तक? इसमें क्या बताया गया, इसमें एक समिति बनाई गई थी। इसमें एक समिति बनाई गई थी, उस समिति का नाम था अरुणडेल समिति। अरुणडेल समिति बनाई जो कि मार्ले मिंटो सुधार से संबंधित थी, जो कि मार्ले मिंटो सुधार से संबंधित थी। प्रश्न बनता है कि अरुणडेल समिति किससे संबंधित है, तो मार्ले मिंटो सुधार से संबंधित है। क्लियर है? यहाँ पर बात करें 1909 के एक्ट की, तो इसमें 1909 के एक्ट में बताया गया कि फूट डालो राज करो। इसमें क्या बताया गया? इसमें बताया गया कि फूट डालो राज करो, फूट डालो राज करो। ये 1909 के एक्ट में बताया गया कि फूट डालो राज करो। इन्होंने मुसलमानों के लिए दो व्यवस्थाएं की थी। 1909 के मार्ले मिंटो सुधार में मुसलमानों के लिए दो व्यवस्थाएं की। क्या क्या व्यवस्थाएं थी? एक तो पृथक मताधिकार, दूसरी थी निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था। इनके लिए निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था, ये दो चीज़ें मुसलमानों के लिए 1909 के मार्ले मिंटो सुधार में की गई थी। वहीं भारतीयों के लिए कुछ अधिकार भी दिए गए थे इसमें। अब अधिकार क्या क्या दिए गए थे कि बजट पर बहस करने की अनुमति, बजट पर पहले तो प्रश्न करने का अधिकार था, अब बजट पर जो है बहस करने की अनुमति दी गई, बहस करने की अनुमति दी गई। 1909 के मार्ले मिंटो सुधार में बजट पर बहस करने की अनुमति दी गई। वहीं बात करें, लेकिन इसमें ये भी बताया गया था कि बजट पर केवल बहस कर सकते हैं, लेकिन बजट पर जो है बहस करने के अलावा मतदान नहीं कर सकते। लेकिन इसमें क्या था कि मतदान यानी वोटिंग नहीं कर सकते, मतदान नहीं कर सकते, केवल बहस कर सकते हैं, आप अपनी बात को रख सकते हैं, लेकिन मतदान वोटिंग नहीं कर सकते। क्लियर है यहाँ तक? बात करें आगे तो भारत परिषद प्लस वायसराय की जो कार्यप्रणाली थी, भारत जो परिषद थी, भारत परिषद, बहुत सारी चीज़ें इसमें की गई। भारत परिषद प्लस वायसराय, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा वायसराय जी कौन था, पहले जिसको गवर्नर कहा जाता था। तो भारत की जो परिषद थी, भारत परिषद प्लस वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों को शामिल किया गया। परिषद में भारतीयों को शामिल किया। जो भारत की जो परिषद थी और वायसराय की जो कार्यकारिणी जो परिषद होती थी, उनमें भारतीयों को भी शामिल कर दिया गया। वहीं बात करें 1909 की, अगला एक्ट कौन सा है? 1909 का भारत सरकार अधिनियम। 1909 का भारत सरकार अधिनियम 1909 का तो भारत परिषद अधिनियम था, जिसको मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। वहीं बात कर रहे हैं हम आगे 1919 का भारत सरकार अधिनियम, जो 1919 में जो एक्ट आया उसको भी एक अलग से नाम दिया गया था।
जैसे 1909 में मार्लियामेंटो सुधार नाम दिया गया, वहीं 1919 में इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा गया। क्या क्या कहा गया इसको? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, चेम्सफोर्ड सुधार। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इसको क्यों रखा गया था। ये दो व्यक्तियों के नाम है, मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड दो व्यक्तियों के नाम है, इन्हीं के नाम पर जोड़ करके इसको कर दिया गया। तो जो मॉन्टेग्यू जो थे वो कौन थे? भारत के सचिव थे, ये भारत के सचिव थे, मॉन्टेग्यू भारत के सचिव थे। वहीं चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे, भारत के वायसराय। चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे, मॉन्टेग्यू भारत के सचिव थे। इन दोनों को मिलाकर के 1919 का जो अधिनियम आया उसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा गया। अब इसमें क्या क्या हुआ था? 1919 के तहत प्रांतों में द्वैध शासन लागू कर दिया गया। 1919 के जो है तहत प्रांतों में द्वैध शासन, द्वैध शासन लागू कर दिया गया। क्या कर दिया गया? द्वैध शासन लागू कर दिया गया। द्वैध शासन में क्या क्या था, मैं अभी भी मैं थोड़ा सा खोल के बता देता हूँ। द्वैध शासन, इसमें एक रक्षित विषय होता है, रक्षित विषय रखा गया, रक्षित विषय। एक रखा गया हस्तांतरित विषय, हस्तांतरित विषय। रक्षित विषय में किस किस को रखा गया? तो रक्षित विषय में रखा गया आपके राजस्व को, राजस्व, न्याय, वित्त, कॉमा पुलिस, इनको जो है किस में रखा गया? रक्षित वाले विषय में। वहीं हस्तांतरित वाले विषय में रखा गया शिक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, इनको हस्तांतरित विषय में रखा गया। राजस्व, न्याय, वित्त और पुलिस को रक्षित विषय में रखा गया। वहीं बात करें, इस एक्ट में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग हुआ था। इस एक्ट में जो है पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग हुआ। उत्तरदायी शासन, शासन शब्द का प्रयोग हुआ। प्रश्न बनता है कि उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किस एक्ट में हुआ था? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट में या 1919 के भारत सरकार अधिनियम में। क्लियर है? यहाँ पर बात करें वहीं तो सर्वप्रथम भारतीयों को स्वशासन प्रदान करने की बात कही गई थी। इसमें जो है भारतीयों को स्वशासन प्रदान करने की, स्वशासन प्रदान करने की बात कही। 1919 में भारतीयों को स्वशासन प्रदान करने की बात 1919 में कही गई थी। वहीं बात करें 1919 में तो भारत के जो सचिव थे, भारत सचिव को भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का भी अधिकार दिया गया था। बहुत इम्पोर्टेंट है ये। तो भारत सचिव को 1919 में भारत सचिव को महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार दिया गया। क्लियर है यहाँ तक? इसमें जो है भारत सचिव को महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार दिया गया। किस एक्ट के तहत? 1919 के एक्ट के तहत। वहीं द्वैध शासन नामक शब्द का जो है प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो लायोनेल कार्टिस ने। जो द्वैध शासन जो मैंने बताया है, ये वाला जो द्वैध शासन है,
ये द्वैध शासन है, इसका सर्वप्रथम प्रयोग जो है, सर्वप्रथम जो इसको जो नाम दिया गया था वो लायोनेल कार्टेस ने दिया था। लायोनेल कार्टेस ने सर्वप्रथम द्वैध शासन शब्द का प्रयोग किया था। समझ में आ गई यहाँ तक। बात करें 1919 में, तो 1919 के तहत महिलाओं को वोटिंग करने की अनुमति मिली थी। इस एक्ट के तहत महिलाओं को वोटिंग यानी कि मताधिकार का अधिकार दिया गया 1919 में महिलाओं के लिए जब वोटिंग की अनुमति दी गई थी। वहीं बात करें 1919 में ये भी बताया गया कि भारत की स्थिति की जांच के लिए प्रत्येक 10 वर्ष बाद एक कमीशन भारत भेजा जाएगा। ये भी बताया गया कि भारत की जो स्थिति है, भारत की स्थिति की जांच के लिए, भारत की स्थिति की जांच के लिए प्रत्येक 10 वर्ष बाद एक कमीशन भारत भेजा जाएगा। प्रत्येक 10 वर्ष बाद एक कमीशन भारत भेजा जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में सन 1927 में 7 अंग्रेजी सदस्य भारत पहुँचे। सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में